रामनगर नाम के एक गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न बहुत ज्यादा जमीन थी न बहुत कम। घर में उसकी पत्नी कौशल्या और 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी कांता और छोटी बेटी सीता। दोनों बहनों में उम्र का फासला ज्यादा नहीं था, पर स्वभाव आसमान जमीन का था। कांता को बचपन से ही चमक दमक और शान शौकत पसंद थी। वह हमेशा कहती, जब मेरी शादी होगी तो किसी बड़े घर में ही होगी। मैं गरीबी में जिंदगी नहीं गुजार सकती। वहीं सीता सीधी सादी और संतोषी स्वभाव की थी। वह अक्सर कहती, दीदी, सुख तो मन में होता है, बड़े घर की दीवारें ही सुख नहीं देती। एक दिन गांव की जानी मानी बिचौलिन गंगा मौसी रामलाल के घर आई। रामलाल भाई, 2 अच्छे रिश्ते लेकर आई हूँ। एक तो हरिपुर गांव के विजय के लिए, सीधा सादा मेहनती लड़का है, पर घर में ज्यादा जायदाद नहीं है। दूसरा चंपानगर के ठाकुर भगवान दास के बेटे राजेंद्र के लिए। बहुत बड़ी हवेली है उनकी, खूब धन दौलत है। रामलाल ने सिर हिलाया। मौसी, दोनों रिश्तों के बारे में सोचकर बताता हूँ। रात को घर में इस पर बात हुई। कांता के चेहरे पर चमक आ गई। पिताजी, मुझे तो ठाकुर साहब के घर वाला रिश्ता चाहिए। इतनी बड़ी हवेली, इतना धन, मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। रामलाल ने समझाया, बेटी, धन से ज्यादा जरूरी होता है घर के लोगों का स्वभाव। ठाकुर साहब के बारे में सुना है कि घर में सख्ती बहुत है। पिताजी, सत्ती से क्या डरना जब इतना ऐश्वर्य मिलेगा। सीता चुपचाप सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, पिताजी, अगर दीदी को बड़े घर का रिश्ता पसंद है तो मैं विजय जी वाला रिश्ता स्वीकार कर लेती हूँ। मुझे बस एक अच्छा साथी चाहिए, चाहे घर छोटा ही क्यों ना हो। कौशल्या ने बेटी को गले लगाया। तू सच में समझदार है सीता। कुछ ही महीनों में दोनों बहनों की शादियां तय हो गईं। कांता की शादी बड़ी धूमधाम से चंपानगर की हवेली में हुई। हाथी घोड़े, बैंड बाजे, सोने के गहने, रेशमी कपड़े, पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। देखो कांता की किस्मत कितनी अच्छी निकली, कितना बड़ा घराना मिला है। वहीं सीता की शादी हरिपुर में एक छोटे से सीधे सादे समारोह में हुई। न बहुत मेहमान, न बहुत सजावट, पर विजय की आंखों में सीता के लिए सच्चा प्रेम और सम्मान झलकता था। सीता, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है तुम्हारे साथ बांट कर जीऊंगा। विजय जी, मुझे धन नहीं चाहिए, बस साथ और सम्मान चाहिए। वो आपकी आंखों में साफ दिखता है। सीता जब विजय के घर पहुंची तो घर देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी खपड़ेल की झोपड़ी, आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ और 2 बीघा खेत। पर विजय की मां ने उसे प्रेम से गले लगाया। बेटी, घर छोटा है पर दिल बड़ा है। यहाँ तुझे कभी कमी महसूस नहीं होगी। माँ जी, मुझे इतना ही काफी है। उधर चंपानगर की हवेली में कांता का स्वागत बड़ी शान से हुआ। सोने के गहनों से लदी रेशमी साड़ी पहने कांता हवेली के बड़े बड़े कमरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। राजेंद्र जी, इतनी बड़ी हवेली, मुझे लगता है मैं सपने में हूँ। राजेंद्र मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कहीं कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस एक ठंडा घमंड था। ये हवेली हमारे खानदान की शान है। यहाँ रहने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए, समझी? शुरुआती दिन कांता के लिए किसी सपने जैसे थे। नौकर चाकर, बढ़िया खाना, कीमती गहने। पर धीरे धीरे उसे हवेली की असली सच्चाई का पता चलने लगा। सास ठकुराइन विद्या देवी बड़ी कठोर स्वभाव की थीं। कांता, बहू का फर्ज है सुबह सबसे पहले उठकर पूजा पाठ करना, फिर रसोई संभालना। इस घर में आराम की आदत नहीं चलेगी। जी सासू माँ। कांता को नौकरों के होते हुए भी सारा काम खुद करना पड़ता, जबकि सम्मान और अपनापन कहीं नजर नहीं आता था। एक शाम कांता ने राजेंद्र से शिकायत की। आप तो कहते थे यहाँ बहुत सुख मिलेगा, पर यहाँ तो मुझे एक नौकरानी जैसा महसूस होता है। राजेंद्र गुस्से में बोला, ये हमारे खानदान का रिवाज है।
इसमें बदलाव नहीं होगा। तुम बस अपना काम करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। कांता चुप हो गई। उसे एहसास होने लगा कि जिस चमक दमक के लिए उसने यह रिश्ता चुना था, उसके पीछे कितना खालीपन छुपा था। वहीं हरिपुर में सीता और विजय दिन रात मेहनत से अपने छोटे से खेत में काम करते। सुबह जल्दी उठकर सीता चूल्हा जलाती, विजय खेत की तरफ निकल जाता। सीता, आज बीज बोने का दिन है, थोड़ी मदद कर देना। जरूर जी, आप चलिए, मैं भी आती हूँ। दोनों साथ मिलकर काम करते, हंसी मजाक करते और शाम को थके हारे पर संतोष के साथ घर लौटते। समय बीतता गया। सीता के घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा गौरी। घर में खुशियां बढ़ गईं। विजय ने मेहनत करके धीरे धीरे थोड़ी और जमीन भी खरीद ली और सीता ने घर में मुर्गी पालन और सब्जी बेचने का छोटा काम भी शुरू कर दिया। गांव में सीता और विजय की जोड़ी की मिसाल दी जाने लगी। देखो कैसे मेहनत और प्यार से घर संवर जाता है। उधर चंपानगर में कांता की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। राजेंद्र को जुए की लत लग गई थी। रात रात भर वह जुआघर में बैठा रहता और घर की दौलत धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलती जा रही थी। राजेंद्र जी, आप रोज रात को कहाँ चले जाते हैं? घर की हालत ठीक नहीं लग रही। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, अपना काम करो। ठकुराइन विद्या देवी को भी बेटे की आदत का पता चला, पर उन्होंने सारा दोष कांता पर मढ़ दिया। ये बहू ही अपशकुनी है। इसके आने के बाद से ही घर में ये सब शुरू हुआ है। कांता की आंखों में आंसू आ गए, पर वो कुछ कह नहीं पाई। घर में उसका कोई अपना नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सके। एक दिन कांता ने राजेंद्र से विनती की, मुझे एक बार मायके जाने दीजिए, बहन से मिलना है, बहुत दिन हो गए। अभी नहीं, घर के काम ज्यादा हैं, फिर कभी देख लेंगे। सास ने भी टोका। इस घर की बहू का बार बार मायके जाना शोभा नहीं देता। कांता अंदर ही अंदर घुटती रही, पर हवेली की चमक दमक के पीछे छुपा दर्द किसी को नहीं दिखता था। साल दर साल बीतते गए। राजेंद्र की जुए की लत बढ़ती गई और साथ ही हवेली पर कर्ज भी चढ़ता गया। साहूकारों के आदमी अक्सर हवेली के दरवाजे पर आकर पैसे मांगने लगे। ठाकुर साहब, आपके बेटे ने हमसे बहुत रुपए उधार लिए हैं। अब समय आ गया है चुकाने का। ठाकुर भगवान दास परेशान होकर बोले, थोड़ा समय दो, हम इंतजाम करते हैं। पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। खेत गिरवी रखने पड़े, गहने बिकने लगे, नौकरों को निकालना पड़ा। एक रात राजेंद्र जुए में हवेली का एक बड़ा हिस्सा ही हार बैठा। सुबह जब यह खबर पूरे घर में फैली तो कोहराम मच गया। ये क्या कर दिया तूने? अपने बाप दादा की इज्जत मिट्टी में मिला दी। राजेंद्र शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए बोला, अब तो जो होना था हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। ठकुराइन विद्या देवी का गुस्सा अब पूरी तरह कांता पर फूटा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू इस घर में कदम रखने वाली अपशकुनी है। निकल जा यहाँ से। सासू माँ, मेरी क्या गलती है इसमें? बहस मत कर, चली जा यहाँ से। इस घर में अब तेरे लिए जगह नहीं है। कांता रोते हुए घर से निकल पड़ी। राजेंद्र नशे में पड़ा कुछ नहीं बोला। उसके पास न पैसे थे न कोई सहारा। रात होते होते वह किसी तरह पैदल चलते हुए अपने पिता के गांव रामनगर की ओर निकल पड़ी। रामनगर पहुंचकर जब कांता अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी हालत देखकर मां कौशल्या का दिल फट पड़ा। कांता, बेटी, ये क्या हाल बना रखा है तूने? माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने धन के लालच में सही गलत नहीं देखा। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। रामलाल ने बेटी को गले लगाया। बेटी, जो हुआ सो हुआ, तू घर आ गई, यही बहुत है, अब आराम कर। पर रामलाल का घर भी बहुत संपन्न नहीं था और कांता को डर था कि वह माँ बाप पर बोझ बन जाएगी।
कुछ दिनों बाद उसने माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है मुझे कहीं और जाकर काम की तलाश करनी चाहिए ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। कौशल्या ने सोचा, फिर बोली, बेटी, तू हरिपुर जाकर सीता के पास क्यों नहीं रुक आती? वो तेरी बहन है, जरूर मदद करेगी। कांता को झिझक हुई। माँ, मैंने तो कभी सीता की शादी का मजाक ही उड़ाया था, अब उसके सामने कैसे जाऊं? बेटी, बहनों के बीच रिश्ता धन से नहीं, दिल से बनता है। सीता का दिल बहुत बड़ा है, वो जरूर समझेगी। हिम्मत जुटाकर कांता हरिपुर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वह सोचती रही कि सीता उसे किस नजर से देखेगी, कहीं ताना तो नहीं मारेगी। जब वह सीता के घर के आंगन में पहुंची तो सीता अपने छोटे से घर के बाहर मुर्गियों को दाना डाल रही थी। कांता को देखकर वह चौंक गई। दीदी, आप यहाँ इस हालत में, क्या हुआ? कांता की आंखों से आंसू बह निकले। सीता, सब कुछ खत्म हो गया। हवेली, धन, सब कुछ मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे नहीं पता अब क्या करूं। सीता ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने आगे बढ़कर बहन को गले लगा लिया। दीदी, रोइए मत। आप मेरे घर आई हैं, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपको कोई कमी नहीं होने दूंगी। पर सीता, मैंने तो कभी तेरी शादी का मजाक उड़ाया था, तेरे छोटे घर को हल्का समझा था। अब मैं किस मुंह से तेरे सामने खड़ी हूँ? दीदी, वो सब पुरानी बातें हैं। आप मेरी बड़ी बहन हैं, यही सबसे बड़ा रिश्ता है। चलिए अंदर आइए, पहले कुछ खा लीजिए। विजय भी खेत से लौटकर आया और बिना किसी सवाल जवाब के कांता का स्वागत किया। दीदी जी, आप हमारे घर में मेहमान नहीं, परिवार है। जब तक चाहें यहाँ रहिए, कोई जल्दी नहीं है। कांता की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। विजय जी, आपकी और सीता की भलमनसाहत के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। धीरे धीरे कांता उस छोटे से घर में रहने लगी। पहले तो उसे घर के काम करने की आदत नहीं थी, पर सीता ने उसे प्यार से सब सिखाया। चूल्हा जलाना, सब्जी उगाना, मुर्गियां पालना। दीदी, ये देखिए, इस तरह से आटा गूंथते हैं। सीता, मुझे तो ये सब आता ही नहीं था। हवेली में तो नौकर सब कर देते थे। कोई बात नहीं दीदी, धीरे धीरे सीख जाएंगी। यहाँ मेहनत से ही सुख मिलता है। कुछ ही हफ्तों में कांता को एहसास होने लगा कि इस छोटे से घर में जो अपनापन और सुकून था, वह हवेली की चमक दमक में कभी नहीं मिला। सीता और विजय की छोटी बेटी गौरी भी कांता से खूब हिल मिल गईं। मौसी जी, मुझे कहानी सुनाओ ना। कांता उसे गोद में बिठाकर कहानियां सुनाती और उसके चेहरे पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। एक शाम आंगन में बैठी सीता और कांता बातें कर रही थीं। सीता, मुझे अब समझ आया कि तूने सही रास्ता चुना था। धन दौलत नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम ही असली सुख है। मैं धन के पीछे भागी और अपना सब कुछ गवा बैठी। दीदी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। अब आप यहीं हैं, हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैंने सोचा है, मेरी सब्जी बेचने के काम में आप भी हाथ बटाइए। इससे आपको भी अपनी कमाई का जरिया मिल जाएगा। जरूर सीता, अब मुझे मेहनत से जीना सीखना है। कांता ने सीता के साथ मिलकर सब्जी और मुर्गी के अंडे बेचने का काम शुरू कर दिया। वह रोज सुबह टोकरी उठाकर पास के गांव तक जाती और बेच कर आती। धीरे धीरे उसने अपने पुराने घमंड को पीछे छोड़ दिया और मेहनत में ही सुख ढूंढना सीख लिया। उधर चंपानगर की हवेली की हालत बद से बदतर होती गई। ठाकुर भगवान दास बीमार पड़ गए, कर्ज का बोझ बढ़ता गया और आखिरकार बची खुची जमीन भी साहूकारों के नाम हो गई। राजेंद्र नशे की हालत में गांव-गांव भटकने लगा। उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। देखो कैसा हाल हो गया है ठाकुर के बेटे का। कभी हवेली में राज करता था, आज सड़क पर भटक रहा है। एक दिन घूमते घामते राजेंद्र हरिपुर के पास से गुजरा। भूख और थकान से बेहाल होकर वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। गांव के कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और विजय को खबर दी। विजय भाई,
वो देखो, चंपानगर के ठाकुर का बेटा राजेंद्र बड़ी बुरी हालत में पड़ा है। विजय दौड़कर वहां पहुंचा। राजेंद्र को देखकर वह चौंक गया, क्योंकि यह वही आदमी था जिसने कभी उसकी पत्नी की बहन को घर से निकाल दिया था। विजय के मन में एक पल के लिए द्वंद्व हुआ, पर उसने इंसानियत का रास्ता चुना। उसने राजेंद्र को उठाकर घर लाया। सीता, देखो कौन आया है। सीता और कांता दोनों राजेंद्र की हालत देखकर स्तब्ध रह गईं। कांता की आंखों में मिले जुले भाव थे, गुस्सा, दुख और कहीं थोड़ी सी दया भी। राजेंद्र जी, राजेंद्र ने कमजोर आवाज में कहा। कांता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। आज मैं सब कुछ गवाकर समझ पाया हूं कि असली दौलत क्या होती है। सीता और विजय ने राजेंद्र की सेवा शुश्रूषा की, उसे भोजन दिया, आराम दिया। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगी। राजेंद्र जी, अब आप ठीक हो रहे हैं। आगे क्या सोचा है? राजेंद्र ने शर्मिंदा होकर कहा। विजय भाई, मैंने अपने घमंड और लालच में अपना सब कुछ गवा दिया। अगर कांता चाहे तो मैं उसके साथ फिर से नए सिरे से जीवन शुरू करना चाहता हूं, इस बार मेहनत से, ईमानदारी से। कांता ने कुछ दिन सोचा। उसने सीता से बात की। सीता, क्या मुझे राजेंद्र को माफ कर देना चाहिए? सीता ने प्यार से कहा। दीदी, ये फैसला सिर्फ आपका है, पर अगर उनके दिल में सच में पछतावा है और वे मेहनत से जीना चाहते हैं तो एक मौका देने में कोई बुराई नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको फिर से वही दर्द न झेलना पड़े। तूने सही कहा। मैं उन्हें एक मौका दूंगी, पर इस बार शर्तों के साथ। अब कोई जुआ नहीं, कोई घमंड नहीं, बस साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। राजेंद्र ने यह शर्त खुशी खुशी मान ली। विजय ने उसे अपने साथ खेत के काम में लगा दिया। शुरुआत में राजेंद्र को हल चलाना, बीज बोना कुछ नहीं आता था, पर धीरे धीरे उसने सीखा और मेहनत करने लगा। विजय भाई, मुझे माफ करना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हाथों से काम करना इतना मुश्किल होता है। कोई बात नहीं राजेंद्र भाई, मेहनत से इंसान बड़ा बनता है, बड़े घर से नहीं। गांव के पंचायत मुखिया को जब यह सारी कहानी पता चली तो उन्होंने रामलाल और दोनों बहनों को पंचायत में बुलाया। रामलाल भाई, तुम्हारी दोनों बेटियों की कहानी सुनकर दिल भर आया। एक ने धन को सुख समझा, दूसरी ने प्रेम और मेहनत को, पर आज दोनों साथ खड़ी हैं, ये देखकर अच्छा लगा। पंचायत ने चंपानगर की बची खुची कुछ जमीन, जो कर्ज चुकाने के बाद भी राजेंद्र के नाम बच सकती थी, उसे कानूनी तरीके से दिलवाने में मदद की, ताकि राजेंद्र और कांता हरिपुर के पास ही एक छोटा सा नया घर बसा सके। कुछ महीनों में राजेंद्र और कांता ने हरिपुर के पास एक छोटा सा खेत खरीद लिया। पहले जैसी शान शौकत तो नहीं थी, पर अब उनके घर में सच्चा सुख था। कांता खुद खेतों में जाकर काम करती, सब्जियां उगाती और राजेंद्र मेहनत से हल चलाता। कांता, आज पहली बार लगता है कि मैं सच में जी रहा हूं, न कि सिर्फ हवेली की शान दिखा रहा हूं। राजेंद्र जी, यही तो असली जिंदगी है। दोनों बहनों के घर अब पास पास थे। सीता और कांता अक्सर मिलती, साथ में सब्जी बेचने जाती, बच्चों को साथ खिलाती। पुरानी करवाहट अब पूरी तरह मिट चुकी थी। सीता, याद है जब मैं तुझे तेरी साधी पर ताना मारा करती थी? हाँ दीदी, याद है, पर अब हम दोनों साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। दोनों बहनें हंस पड़ी। गौरी दौड़ते हुए आई और दोनों मौसियों से लिपट गई। रामलाल और कौशल्या जब कभी दोनों बेटियों से मिलने आते तो उनकी आंखों में संतोष झलकता। देखो कौशल्या, दोनों बेटियां आप कितनी खुश हैं। एक ने धन का सुख देखा, दूसरे ने प्रेम का, पर आज दोनों को असली सुख मेहनत और अपनेपन में मिला है। जी, भगवान का शुक्र है कि हमारी बेटियां आखिरकार साथ हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर। गांव में ये कहानी मिसाल बन गई। लोग कहते,
देखो कैसे धन दौलत आते जाते रहते हैं, पर परिवार का साथ और मेहनत की कमाई कभी खत्म नहीं होती। सच में दो बहनों की किस्मत अलग अलग रास्तों से गुजरी, पर आखिर में मिलकर एक हो गईं। और इस तरह रामनगर, चंपानगर और हरिपुर के बीच बसी ये दो बहनों की कहानी सालों तक सुनाई जाती रही, ये सिखाते हुए कि धन संपत्ति जिंदगी को चमका तो सकती है, पर सच्चा सुख सिर्फ प्रेम, सम्मान, मेहनत और अपनों के साथ में ही मिलता है। तो दोस्तों, आपको कांता और सीता की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी में। नमस्कार।